प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी मृत्यु के पीछे। बाबू ईश्वर चंद्र को समाचार पत्रों में लेख लिखने की चाट उन्हीं दिनों पड़ी जब वे विद्याभ्यास कर रहे थे। नित्य नए विषयों की चिंता में लीन रहते। पत्रों में अपना नाम देखकर उन्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी होती जितनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने से हो सकती थी। वह अपने कॉलेज के गर्म दल के नेता थे। समाचार पत्रों में परीक्षा पत्रों की जटिलता या अध्यापकों के अनुचित व्यवहार की शिकायत का भार उन्हीं के सिर पर था। इससे उन्हें कॉलेज में प्रतिनिधित्व का काम मिल गया। प्रतिरोध के प्रत्येक अवसर पर उन्हीं के नाम नेतृत्व की गोटी पड़ जाती थी। उन्हें विश्वास हो गया कि मैं परिमित क्षेत्र से निकलकर संसार के विस्तृत क्षेत्र में अधिक सफल हो सकता हूँ। सार्वजनिक जीवन को वह अपना भाग्य समझ बैठे थे। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि अभी एमए परीक्षार्थियों में उनका नाम निकलने भी न पाया था कि गौरव के संपादक महोदय ने वानप्रस्थ लेने की ठानी और पत्रिका का भार ईश्वर चंद्र दत्त के सिर रखने का निश्चय किया। बाबूजी को यह समाचार मिला तो उछल पड़े। धन्य भाग कि मैं इस सम्मानित पद के योग्य समझा गया। इसमें संदेह नहीं कि वह इस दायित्व के गुरुत्व से भली भांति परिचित थे, लेकिन कीर्ति लाभ के प्रेम ने उन्हें बाधक परिस्थितियों का सामना करने पर उद्यत कर दिया। वह इस व्यवसाय में स्वातंत्र, आत्मगौरव, अनुशील और दायित्व की मात्रा को बढ़ाना चाहते थे। भारतीय पत्रों को पश्चिम के आदर्श पर चलाने के इच्छुक थे। इन इरादों को पूरा करने का सुअवसर हाथ आया। वे प्रेमोल्लास से उत्तेजित होकर नाली में कूद पड़े। ईश्वर चंद्र की पत्नी एक ऊंचे और धनाढ्य कुल की लड़की थी। वो ऐसे कुलों की मर्यादा प्रियता तथा मिथ्या गौरव से संपन्न थी। वह समाचार पाकर डरी कि पति महाशय कहीं इस झंझट में पड़कर कानून से मुंह न मोड़ लें। लेकिन जब बाबू साहब ने आश्वासन दिया कि यह कार्य उनके कानून के अभ्यास में बाधक न होगा, तो कुछ न बोली। लेकिन ईश्वर चंद्र को बहुत जल्द मालूम हो गया कि पत्र संपादन एक बहुत ही ईर्ष्यायुक्त कार्य है जो चित्त की समग्र वृत्तियों का अपहरण कर लेता है। उन्होंने इसे मनोरंजन का एक साधन और ख्याति लाभ का एक यंत्र समझा था। उसके द्वारा जाति की कुछ सेवा करना चाहते थे। उससे द्रव्योपार्जन का विचार तक न किया था। लेकिन नौका में बैठकर उन्हें अनुभव हुआ कि यात्रा उतनी सुखद नहीं है जितनी समझी थी। लेखों के संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन, लेखक गण से पत्र व्यवहार और चित्ताकर्षक विषयों की खोज और सहयोगियों से आगे बढ़ जाने की चिंता में उन्हें कानून के अध्ययन करने का अवकाश ही न मिलता था। सुबह को किताबें खोलकर बैठते कि 100 पृष्ठ समाप्त किए बिना कदापि न उठूंगा, किंतु ज्यों ही डाक का पुलिंदा आ जाता वे अधीर होकर उस पर टूट पड़ते। किताब खुली की खुली रह जाती थी। बार बार संकल्प करते कि अब नियमित रूप से पुस्तक का अवलोकन करूंगा और एक निर्दिष्ट समय से अधिक संपादन कार्य में न लगाऊंगा। लेकिन पत्रिकाओं का बंडल सामने आते ही दिल काबू के बाहर हो जाता। पत्रों के नोक झोंक, पत्रिकाओं के तर्क वितर्क, आलोचना प्रत्यालोचना, कवियों के काव्य चमत्कार, लेखकों का रचना कौशल इत्यादि सभी बातें उन पर जादू का काम करती। इस पर छपाई की कठिनाइयां, ग्राहक संख्या बढ़ाने की चिंता और पत्रिका को सर्वांग सुंदर बनाने की आकांक्षा और भी प्राणों को संकट में डाले रहती थी। कभी कभी उन्हें खेद होता कि व्यर्थ इस झमेले में पड़ा। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन सिर पर आ गए और वे इसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। वे उसमें सम्मिलित न हुए। मन को समझाया कि अभी इस काम का श्री गणेश है, इसी कारण सारी बाधाएं उपस्थित हो रही हैं। अगले वर्ष यह काम एक सुव्यवस्थित रूप में आ जाएगा और तब मैं निश्चिंत होकर परीक्षा में बैठूंगा। पास कर लेना क्या कठिन है। ऐसे बुद्धू पास हो जाते हैं जो एक सीधा सा लेख भी नहीं लिख सकते, तो क्या मैं ही रह जाऊंगा। मानकी ने उनकी यह बातें सुनी तो खूब दिल के फफोले फोड़े। मैं तो जानती थी यह धुन तुम्हें मटिया मेट कर देगी, इसलिए बार बार रोकती थी, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। आप तो डूबे ही, मुझे भी ले डूबे। उनके पूज्य पिता भी, बिगड़े हितैषियों ने भी समझाया, अभी इस काम को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दो। कानून में उत्तीर्ण होकर निर्द्वंद देश उद्धार में प्रवृत्त हो जाना। लेकिन ईश्वर चंद्र एक बार मैदान में आकर भागना निंदनीय समझते थे। हाँ, उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि दूसरे साल परीक्षा के लिए तन मन से तैयारी करूंगा। अतएव नए वर्ष में पदार्पण करते ही उन्होंने कानून की पुस्तकें संग्रह की, पाठ्यक्रम निश्चित किया, रोजानामचा लिखने लगे और अपने चंचल और बहानेबाज चित्त को चारों ओर से जकड़ा। मगर चटपटे पदार्थों का आस्वादन करने के बाद सरल भोजन कब रुचिकर लगता है।
कानून में वे घाते कहाँ, वह उन्माद कहाँ, वे चोटें कहाँ, वह उत्तेजना कहाँ और वह हलचल कहाँ। बाबू साहब अब नित्य एक खोई हुई दशा में रहते, अपने इच्छानुकूल काम करते, 24 घंटों में घंटे 2 घंटे कानून भी देख लिया करते थे। इस नशे ने मानसिक शक्तियों को शिथिल कर दिया, स्नायु निर्जीव हो गए। उन्हें ज्ञात होने लगा कि अब मैं कानून के लायक नहीं रहा, और इस ज्ञान ने कानून के प्रति उदासीनता का रूप धारण किया। मन में संतोष वृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, प्रारब्ध और पूर्व संस्कार के सिद्धांतों की शरण लेने लगे। एक दिन मानकी ने कहा, क्या बात है, क्या कानून से फिर जी उचाट हुआ? ईश्वर चंद्र ने दुस्साहसपूर्वक भाव से उत्तर दिया, हाँ भाई, मेरा जी उससे भागता है। मानकी ने व्यंग से कहा, बहुत कठिन है। ईश्वर चंद्र, कठिन नहीं है, और कठिन होता भी तो मैं उससे डरने वाला न था, लेकिन मुझे वकालत का पेशा ही पतित प्रतीत होता है। जो जो वकीलों के आंतरिक दशा का ज्ञान होता है, मुझे उस पेशे से घृणा होती जाती है। इसी शहर में सैकड़ों वकील और बैरिस्टर पड़े हुए हैं, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में दया हो, जो स्वार्थपरता के हाथों बिक न गया हो। छल और धूर्तता इस पेशे का मूल तत्व है, इसके बिना किसी तरह निर्वाह नहीं। अगर कोई महाशय जातीय आंदोलन में शरीक भी होते हैं तो स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, अपना ढोल पीटने के लिए। हम लोगों का समग्र जीवन वासना भक्ति पर अर्पित हो जाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश का शिक्षित समुदाय भी इसी दरगाह का मुजावर हो जाता है, और यही कारण है कि हमारी जातीय संस्थाओं की श्रीवृद्धि नहीं होती। जिस काम में हमारा दिल न हो, हम केवल ख्याति और स्वार्थ लाभ के लिए उसके कर्णधार बने हुए हों, वह कभी नहीं हो सकता। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का अन्याय है जिसने इस पेशे को इतना उच्च स्थान प्रदान किया है। यह विदेशी सभ्यता का निष्कृष्ट स्वरूप है कि देश का बुद्धि बल स्वयं धनोपार्जन न करके दूसरों की पैदा की हुई दौलत पर चयन करता है। शहद की मक्खी न बनकर चींटी बनना अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। मानकी चिढ़कर बोली, पहले तो तुम वकीलों की ऐसी निंदा न करते थे। ईश्वर चंद्र ने उत्तर दिया, तब अनुभव न था, बाहरी टीम टाम ने वशीकरण कर दिया था। मानकी, क्या जाने तुम्हें पत्रों से क्यों इतना प्रेम है। मैं जैसे देखती हूँ अपनी कठिनाइयों का रोना ही रोते हुए देखती हूँ, शिकायत करते हुए देखती हूँ। बता दो कि कोई उच्च शिक्षा प्राप्त मनुष्य कभी इस पेशे में आया हो, जैसे कुछ नहीं सोचती, जिसके पास कोई सनद ना हो, ना ही कोई डिग्री हो, वही पत्र निकालता बैठता है और भूखे मरने की अपेक्षा रूखी रोटियों पर ही संतोष करता है। लोग विलायत जाते हैं, वहां कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर, कोई सिविल सर्विस, लेकिन आज तक न सुना कि कोई एडिटरी का काम करने गया है। क्यों सीखे? किसी को क्या पड़ी है कि जीवन की महत्वाकांक्षाओं को खाक में मिलाकर त्याग और विराग में उम्र काटे। हाँ, जिनको सनक सवार हो गई हो उनकी बात निराली है। ईश्वर चंद्र, जीवन का उद्देश्य केवल धन संचय करना नहीं है। मानकी, अभी तुमने वकीलों की निंदा करते हुए कहा कि यह दूसरों की कमाई खाकर मोटे होते हैं। पत्र चलाने वाले भी तो दूसरे की ही कमाई खाते हैं। ईश्वर चंद्र ने बगले झांकते हुए कहा, हम लोग दूसरों की कमाई खाते हैं तो दूसरों पर जान भी देते हैं, वकीलों की भांति किसी को लूटते नहीं है। मानकी, यह तो तुम्हारी हठधर्मी है। वकील भी तो अपने मुवक्किलों के लिए जान की बाजी लड़ा देते हैं। उनकी कमाई भी उतनी ही है जितनी पत्र वालों की। अंतर केवल इतना है कि एक की कमाई पहाड़ी का बहता हुआ स्रोत है तो दूसरे का बरसाती नाला। एक में नित्य जल प्रवाह होता है, दूसरे में नित्य धूल उड़ा करती है। बहुत हुआ तो बरसात में घड़ी दो घड़ी के लिए पानी आ गया। ईश्वर, पहले तो मैं भी नहीं मानता था कि वकीलों की कमाई हलाल है, और यह मान भी लूं तो यह किसी तरह नहीं मान सकता कि सभी वकील फूलों की सेज पर सोते हैं। अपना अपना भाग्य सभी जगह है। कितने ही वकील हैं जो झूठी गवाहियां देकर पेट पालते हैं। इस देश में समाचार पत्रों का प्रचार अभी बहुत कम है, इसी कारण पत्र संचालकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। यूरोप और अमेरिका में पत्र चलाकर लोग करोड़पति हो गए। इस समय संसार के सभी समुन्नत देशों के सूत्रधार या तो समाचार पत्रों के संपादक और लेखक हैं या पत्रों के स्वामी। ऐसे कितने ही अरबपति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की नींव पत्रों पर ही खड़ी की है। ईश्वर चंद्र सिद्ध करना चाहते थे कि धन, ख्याति और सम्मान प्राप्त करने का पत्र संचालन से उत्तम और कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जीवन में सत्य और न्याय की रक्षा करने के सच्चे अवसर मिलते हैं। परंतु मानकी पर इस वक्रता का जरा भी असर न हुआ। स्थूल दृष्टि को दूर की चीजें साफ नहीं दिखती।
मानकी के सामने सफल संपादक का कोई उदाहरण न था। 16 वर्ष गुजर गए। ईश्वर चंद्र ने संपादकीय जगत में खूब नाम पैदा किया। जातीय आंदोलनों में अग्रसर हुई, पुस्तकें लिखी, एक दैनिक पत्र निकाला, अधिकारियों के भी सम्मान पात्र हुए। बड़ा लड़का बीए में जा पहुंचा और छोटे लड़के नीचे दर्जे में थे। एक लड़की का विवाह भी धन संपन्न कुल में कराया। विदित यही होता था कि उनका जीवन बड़ा ही सुखमय है, मगर उनकी आर्थिक दशा अब भी संतोषजनक न थी। खर्च आमदनी से बढ़ा हुआ था। घर के कई हजार की जायदाद हाथ से निकल गई। इस पर बैंक का कुछ न कुछ देना सिर पर सवार ही रहता। बाजार में भी उनकी साख न थी। कभी कभी तो यहाँ तक नौबत आ जाती कि उन्हें बाजार का रास्ता छोड़ना पड़ता। अब वह अक्सर अपनी युवावस्था की अदूरदर्शिता पर अफसोस करते थे। जातीय सेवा का भाव अब भी उनके हृदय में तरंगे मारता था, लेकिन वह देखते थे कि काम तो मैं तय करता हूँ और यश वकीलों और सेठों के हिस्से में आ जाता है। उनकी गिनती अभी भी छुटभइयों में थी। यद्यपि सारा नगर जानता था कि यहाँ के सार्वजनिक जीवन के प्राण वही हैं, पर यह भाव कभी व्यक्त न होता था। इन्हीं कारणों से ईश्वर चंद्र को संपादन कार्य से अरुचि होती थी। दिनों दिन उत्साह क्षीण होता जाता था, लेकिन इस जाल से निकलने का कोई उपाय न सूझता था। उनकी रचना में सजीवता न थी, न लेखनी में शक्ति। उनके पत्र और पत्रिका दोनों से ही उदासीनता का भाव झलकता था। उन्होंने सारा भार सहायकों पर छोड़ दिया था, खुद बहुत कम काम करते थे। हाँ, दोनों पत्रों की जड़ जम चुकी थी, इसलिए ग्राहक संख्या कम न होने पाती थी। वे अपने नाम पर चलते थे। लेकिन इस संघर्ष और संग्राम के काल में उदासीनता का निर्वाह कहाँ? गौरव ने प्रतियोगी खड़ी कर दिए और उनके नवीन उत्साह ने बाजी मार ली। उसका बाजार ठंडा होने लगा। नए प्रतियोगियों का जनता ने बड़े हर्ष से स्वागत किया। उनकी उन्नति होने लगी। यद्यपि उनके सिद्धांत भी वही, लेखक भी वही, विषय भी वही, लेकिन आगंतुकों ने उन्हीं पुरानी बातों में नई जान डाल दी। उनका उत्साह देखकर ईश्वर चंद्र को भी जोश आया कि एक बार फिर अपनी रुकी हुई गाड़ी में जोर लगाए, लेकिन न अपने में सामर्थ्य थी, न कोई हाथ बटाने वाला नजर आता था। इधर उधर निराश नेत्रों से देखकर हतोत्साह हो जाते थे। हाँ, मैंने अपना सारा जीवन सार्वजनिक कार्यों में व्यतीत किया। खेतों को बोया, सींचा, दिन को दिन, रात को रात न समझा, धूप में जला, पानी में भीगा, और इतने परिश्रम के बाद जब फसल काटने का दिन आया तो मुझ में हंसिया पकड़ने का भी बूता नहीं। दूसरे लोग जिनका उस समय कहीं पता न था, अनाज काट काट कर खलिहान भर लेते हैं, और मैं खड़ा मुंह ताकता रहता हूँ। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर कोई उत्साहशील युवक मेरा शरीक हो जाता है तो वह अब भी अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकते हैं। सभ्य समाज में उनकी धाक जमी हुई थी, परिस्थिति उनके अनुकूल थी, लेकिन जरूरत केवल ताजे खून की थी। उन्हें अपने बड़े लड़के से ज्यादा उपयुक्त इस काम के लिए और कोई न दिखता था। उसकी रुचि भी इस काम की ओर थी, मगर मानकी के भय से वह इस विचार को जबान पर न ला सके थे। इसी चिंता में 2 साल गुजर गए और यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि या तो गौरव का टाट उलट दिया जाए या इसे पुनः अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हुआ जाए। ईश्वर चंद्र ने इसके पुनरुद्धान के लिए अंतिम उद्योग करने का निश्चय कर लिया। इसके सिवाय और कोई उपाय न था। यह पत्रिका उनके जीवन का सर्वस्व थी। इससे उनके जीवन और मृत्यु का संबंध था। उसको बंद करने की वह कल्पना न कर सकते थे। यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा न था, पर प्राण रक्षा की स्वाभाविक इच्छा ने उन्हें अपना सब कुछ अपनी पत्रिका पर न्यौछावर करने को उद्यत कर दिया। फिर दिन के दिन लिखने पढ़ने में रत रहने लगे। एक क्षण के लिए भी सिर न उठाते। लेखों में फिर सजीवता का उद्भव हुआ। विद्वान जनों में फिर उसकी चर्चा होने लगी। सहयोगियों ने फिर उनके लेखों को उद्धृत करना शुरू किया। पत्रिकाओं में फिर उनकी प्रशंसा सूचक आलोचनाएं निकलने लगी। पुराने उस्ताद की ललकार फिर अखाड़े में गूंजने लगी। लेकिन पत्रिका के पुनः संस्कार के साथ उनका शरीर और भी जर्जर हो गया। हृदय रोग के लक्षण दिखाई देने लगे। रक्त की न्यूनता से मुख पर पीलापन छा गया। ऐसी दशा में वह सुबह से शाम तक अपने काम में तल्लीन रहते। धन और श्रम में संग्राम छिड़ा हुआ था। ईश्वर चंद्र की सदैव प्रकृति ने उन्हें श्रम का सपक्षी बना दिया था। धनवादियों का खंडन और प्रतिवाद करते हुए उनके खून में गर्मी आ जाती थी। शब्दों से चिंगारियां निकलने लगती थी। यद्यपि यह चिंगारियां
केंद्रस्थ गर्मी को छिन्न किए देती थी। एक दिन रात के 10 बज गए थे। सर्दी खूब पड़ रही थी। मानकी दबे पैर उनके कमरे में आई। दीपक की ज्योति से उनके मुख का पीलापन और भी स्पष्ट हो गया था। वह हाथ में कलम लिए किसी विचार में मग्न थे। मानकी के आने की उन्हें जरा भी आहट न मिली। मानकी एक क्षण तक उन्हें वेदनायुक्त नेत्रों से देखते ताकती रही, तब बोली, अब तो यह पोथा बंद कर दो, आधी रात होने को आई, खाना पानी हुआ जाता है। ईश्वर चंद्र ने चौंक कर सिर उठाया और बोले, क्यों, क्या आधी रात हो गई? नहीं, अभी तो मुश्किल से 10 बजे होंगे, मुझे अभी जरा भी भूख नहीं। मानकी, थोड़ा सा कुछ खा लो ना। ईश्वर, एक ग्रास भी नहीं, मुझे इसी समय अपना लेख समाप्त करना है। मानकी, मैं देखती हूं कि तुम्हारी दशा दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, दवा क्यों नहीं करते? जान खपाकर थोड़े ही काम किया जाता है। ईश्वर, अपनी जान को देखूं या इस घोर संग्राम को देखूं जिसने समस्त देश में हलचल मचा रखी है। हजारों लाखों जानों की हिमायत में एक जान न भी रहे तो क्या चिंता। मानकी, कोई सुयोग्य सहायक क्यों नहीं रख लेते? ईश्वरचंद ने ठंडी सांस लेकर कहा, बहुत खोजता हूं पर कोई नहीं मिलता। एक विचार कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है, अगर तुम धैर्य से सुनना चाहो तो कहूं। मानकी, हाँ कहो, सुनूंगी, मानने लायक होगी तो मानूंगी क्यों नहीं। ईश्वरचंद्र, मैं चाहता हूं कि कृष्णचंद्र को अपने काम में शरीक कर लूं। अब तो वह एमए भी हो गया है और इस पेशे से उसे रुचि भी मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर ने उसे इसी काम के लिए बनाया है। मानकी ने अवहेलना भाव से कहा, क्या अपने साथ उसे भी ले डूबने का इरादा है? घर की सेवा करने वाला कोई तो चाहिए कि सब देश की ही सेवा करेंगे। ईश्वर, कृष्णचंद्र यहां किसी से बुरा न रहेगा। मानकी, क्षमा कीजिए, बाज आई, वह कोई दूसरा काम करेगा जहां 4 पैसे मिले, या घर फूंक का काम आपको मुबारक रहे। ईश्वर, वकालत में भेजोगी, पर देख लेना पछताना पड़ेगा, कृष्णचंद्र उस पेशे के लिए सर्वथा अयोग्य है। मानकी, वह चाहे मजदूरी ही क्यों न करे, पर इस काम में मैं उसे न डालूंगी। ईश्वर, तुमने मुझे देखकर समझ लिया कि इस काम में घाटा ही घाटा है, पर इसी देश में ऐसे भाग्यवान लोग मौजूद हैं जो पत्रों की बदौलत धन और कीर्ति से मालामाल हो रहे हैं। मानकी, इस काम में तो अगर कंचन भी बरसे तो भी मैं उसे आने न दूं। सारा जीवन वैराग्य में कट गया, अब कुछ दिन भोग भी तो करना चाहती हूं। यह जाति का सच्चा सेवक अंत को जातीय कष्टों के साथ रोगों के कष्ट को न सह सका। इस वार्तालाप के बाद मुश्किल से 9 महीने गुजरे थे कि ईश्वर चंद्र ने संसार से प्रस्थान किया। उनका सारा जीवन सत्य के पोषण, न्याय की रक्षा और प्रजा कष्टों के विरोध में कटा था। अपने सिद्धांत के पालन में उन्हें कितनी ही बार अधिकारियों की तीव्र दृष्टि का भाजन बनना पड़ा, कितनी ही बार जनता का अविश्वास, यहाँ तक कि मित्रों की अवहेलना सुननी पड़ी, पर उन्होंने अपनी आत्मा का कभी हनन नहीं किया। आत्मा के गौरव के सामने धन को कुछ न समझा। इस शोक समाचार के फैलते ही सारे शहर में कोहराम मच गया। बाजार बंद हो गए, शोक के जलसे होने लगे। सहयोगी पत्रों ने प्रतिद्वंद्विता के भाव को त्याग दिया। चारों ओर से एक ही ध्वनि आती थी कि देश से एक सत्यवादी, स्वतंत्र और विचारशील संपादक तथा एक निर्भीक त्यागी देशभक्त उठ गया। उसका स्थान चिरकाल तक खाली रहेगा। ईश्वर चंद्र इतने बहुजन प्रिय हैं, इसका उनके घर वालों को भी ध्यान न था। उनका शव निकला तो सारा शहर गण्य अगण्य अर्थी के साथ थे। उनके स्मारक बनने लगे, कहीं छात्रवृत्तियां दी गईं, उनके चित्र बनवाए गए, पर सबसे अधिक महत्वशील वह मूर्ति थी जो श्रमजीवियों की ओर से प्रतिष्ठित हुई थी। मानकी को अपने पतिदेव का लोक सम्मान देखकर सुख में कौतूहल होता। उसे अब खेद होता था कि मैंने उनके दिव्य गुणों को न पहचाना, उनके पवित्र भावों और उच्च विचारों की कद्र न की। सारा नगर उनके लिए शोक मना रहा है। उनकी लेखनी ने अवश्य उनके ऊपर ऐसे उपकार किए हैं जिन्हें यह भूल नहीं सकते, और मैं अंत तक उनका मार्ग कंटक बनी रही, सदैव तृष्णा के वश उनका दिल दुखाती रही।
उन्होंने मुझे सोने में मर दिया होता, एक भव्य भवन बनवाया होता या कोई जायदाद पैदा कर ली होती तो मैं खुश होती, अपना धन्य भाग समझती। लेकिन तब देश में उनके लिए कौन आंसू बहाता, कौन उनका यश गाता? यही एक से एक धनी पुरुष पड़े हुए हैं। वे लोग दुनिया से चले जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होती। सुनती हूँ पतिदेव के नाम से छात्रों को वृत्तियां दी जाएंगी। जो लड़के वृत्ति पाकर विद्या लाभ करेंगे वे मरते दम तक उनकी आत्मा को आशीर्वाद देंगे। शोक, मैंने उनके आत्म त्याग का मर्म न जाना। स्वार्थ ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मानकी के हृदय में ज्यों ज्यों ये भावनाएं जागृत होती थी, उसे पति में श्रद्धा बढ़ती जाती थी। वह गौरवशीला स्त्री थी। इस कीर्तिगान और जन सम्मान से उसका मस्तिष्क ऊंचा हो जाता था। इसके उपरांत अब उसकी आर्थिक दशा पहले किसी चिंताजनक न थी। कृष्णचंद्र के असाधारण अध्यवसाय और बुद्धि बल ने उनकी वकालत को चमका दिया था। वह जातीय कामों में अवश्य भाग लेते थे, पत्रों में यथाशक्ति लेख भी लिखते थे। इस काम से उन्हें विशेष प्रेम था। लेकिन मानकी हमेशा इन कामों से उसे दूर रखने की चेष्टा करती। कृष्णचंद्र अपने ऊपर जब्र करते थे। मां का दिल दुखाना उन्हें मंजूर न था। ईश्वरचंद्र की पहली बरसी थी। शाम को ब्रह्म भोज हुआ। आधी रात तक गरीबों को खाना दिया गया। प्रातःकाल मानकी अपनी सेज गाड़ी पर बैठकर गंगा नहाने गई। यह उसकी चिर संतति अभिलाषा थी, जो अब पुत्र की मातृभक्ति ने पूरी कर दी थी। वह उधर से लौट रही थी कि उसके कानों में बैंड की आवाज आई और एक क्षण के बाद जुलूस सामने से आता हुआ दिखाई दिया। पहले कोतल घोड़ों की माला थी, उसके बाद अश्वारोहियों और स्वयंसेवकों की सेना। उसके पीछे सैकड़ों सवारी गाड़ियां थीं। सबसे पीछे एक सजे हुए रथ पर किसी देवता की मूर्ति थी। कितने ही आदमी इस विमान को खींच रहे थे। मानकी सोचने लगी, यह किस देवता का विमान है? न तो रामलीला के ही दिन है, न रथ यात्रा के। सहसा उसका दिल जोर से उछल पड़ा। यह ईश्वर चंद्र की मूर्ति थी, जो श्रमजीवियों की ओर से बनाई गई थी और लोग उसे बड़े मैदान में स्थापित करने के लिए लिए जाते थे। वही स्वरूप था, वही वस्त्र, वही मुखाकृति। मूर्तिकार ने विलक्षण कौशल दिखाया था। मानकी का हृदय बांसों उछलने लगा। उत्कंठा हुई कि पर्दे से निकलकर इस जुलूस के सम्मुख पति के चरणों पर गिर पड़ूं। पत्थर की मूर्ति मानव शरीर से अधिक श्रद्धास्पद होती है, किंतु कौन मुंह लेकर मूर्ति के सामने जाऊं? उसकी आत्मा ने कभी उसका इतना तिरस्कार न किया था। मेरी धन लिप्सा उनके पैरों की बेड़ी न बनती तो वह न जाने किस सम्मानित पद पर पहुंचते। मेरे कारण उन्हें कितना क्षोभ हुआ। घर वालों की सहानुभूति बाहर वालों के सम्मान से कहीं उत्साहजनक होती है। मैं इन्हें क्या कुछ न बना सकती थी, पर मैंने इन्हें कभी उभरने न दिया। स्वामी जी, मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं। मैंने तुम्हारे पवित्र भावों की हत्या की है। मैंने तुम्हारी आत्मा को दुखी किया है। मैंने बाज को पिंजड़े में बंद कर रखा था। शोक। सारे दिन मानकी को वही पश्चाताप होता रहा। शाम को उससे रहा न गया। वह अपनी कहारिन को लेकर पैदल उस देवता के दर्शन को चली जिसकी आत्मा को उसने इतना दुख पहुंचाया था। संध्या का समय था। आकाश पर लालिमा छाई थी। अस्ताचल की ओर कुछ बादल भी हो आए थे। सूर्य देव कभी मेघपट में छिप जाते थे, कभी बाहर निकल आते थे। इस धूप छांव में ईश्वर चंद्र की मूर्ति दूर से कभी प्रभात की भांति प्रसन्न मुख और कभी संध्या की भांति मलिन देख पड़ती थी। मानकी उनके निकट गई और उनके मुख को देख न सकी। उन आंखों में करुण वेदना थी। मानकी को ऐसा मालूम हुआ मानो वह मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रही है। उसकी आंखों से ग्लानि और लज्जा के आंसू बह निकले। वह मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ी और मुंह ढांप कर रोने लगी। मन के भाव द्रवित हो गए। वह घर आई तो 9 बज गए थे। कृष्ण उसे देखकर बोले, अम्मा, आप इस वक्त कहाँ गई थी? मानकी ने हर्ष से कहा, गई थी तुम्हारे बाबूजी की प्रतिमा के दर्शन करने। ऐसा मालूम होता है वहीं साक्षात खड़े हैं। कृष्ण, जयपुर से बनकर आई है। मानकी, पहले तो लोग उनका इतना आदर न करते थे। कृष्ण, उनका सारा जीवन सत्य और न्याय की वकालत में गुजरा है। ऐसे ही महात्माओं की पूजा होती है। मानकी, लेकिन उन्होंने वकालत कब की? कृष्ण,
हाँ, वह वकालत तो नहीं की जो मैं और मेरे जैसे हजारों भाई कर रहे हैं, जिससे धर्म और न्याय का खून हो रहा है। उनकी वकालत उच्च कोटि की थी। मानकी, अगर ऐसा है तो तुम भी वही वकालत क्यों नहीं करते? कृष्ण, बहुत कठिन है माँ। दुनिया का जंजाल अपने सिर लीजिए, दूसरों के लिए रोइए, दीनों की रक्षा के लिए लठ लिए फिरिए, और इस कष्ट, अपमान और यंत्रणा का पुरस्कार क्या है? अपनी जीवन अभिलाषाओं की हत्या। मानकी, लेकिन यश भी तो होता है। कृष्ण, हाँ, यश होता है, लोग आशीर्वाद भी देते हैं। मानकी, जब इतना यश मिलता है तो तुम भी वही काम करो। हम लोग उस पवित्र आत्मा की कुछ और सेवा तो नहीं कर सकते, तो उसकी वाटिका को ही चलाते जाएं, जो उन्होंने अपने जीवन में इतने उत्सर्ग और भक्ति से लगाई। उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। कृष्णचंद्र ने माता को श्रद्धा में नेत्रों से देखकर कहा, करो तो, मगर संभव है कि तबीयत टिम टाम न निभ सके। शायद फिर वही पहले किसी दशा हो जाए। मानकी, कोई हरज नहीं, संसार में यश तो होगा। आज तो अगर धन की देवी भी मेरे सामने आ जाए तो मैं आंखें नीची न करूं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।